आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, अभी तक के जो वीडियोस आपने देखे हैं उनमें जैसे राजस्थान का एकीकरण, उसके पश्चात प्रजामंडल आंदोलन और उसके पश्चात आपने 1857वीं क्रांति से संबंधित वीडियो देख लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आज हम नए चैप्टर की बात करते हैं, राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन। दोस्तों, नया चैप्टर है आपका, इसका नाम है राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन। किसान एवं जनजाति आंदोलन का अध्ययन करने से पहले आप दो चार बातें सुनिए, समझिए। राजस्थान में किसान आंदोलन का जो कारण था, वो मुख्य कारण था अत्यधिक बढ़ी हुई लगान दरें, लाग बाग अत्यधिक बढ़ी हुई लगान दरें। अर्थात आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि किसानों का केवल राजस्थान और भारत में ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर किसानों का शोषण हुआ है। किसानों का केवल राजस्थान और भारत में ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर किसानों का शोषण हुआ है। किसानों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है अत्यधिक बढ़ी हुई लगान दरें। दोस्तों, आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो परंपरागत पद्धति पर आधारित थी। दोस्तों, एक बार इसे समझिए आप। हमारा चैप्टर है राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पूर्व, हम भारत के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 को लंदन में हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पूर्व लगान अथवा भू राजस्व की परंपरागत पद्धति प्रचलित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले जो लगान अथवा भू राजस्व है, उसकी परंपरागत पद्धति प्रचलित थी। अर्थात किसानों से लगान लिया जाता था। किसान और राजा का जो संबंध था एक सौहार्दपूर्ण, यानी अच्छे संबंध हुआ करते थे। और किसान संकट की घड़ी में अथवा युद्ध के अवसर पर, यानी अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुसार ही राजा को कर दे दिया करते थे। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान, किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही राजाओं ने EIC का नियंत्रण स्वीकार किया, तो दोस्तों राजस्थान के जो रियासतों के राजा थे, उन्होंने जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्वीकार किया तो लगान दर की पद्धतियों में भी परिवर्तन आ गया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके लगान दर की जो भी व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से लगान वसूलना है, कहाँ लगान वसूलना है, जैसे आपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, सुना होगा आपने। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लगान दर वसूलने के लिए कुछ पद्धतियां लागू की गई थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक आता है दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाने के बाद किसानों का अत्यधिक आर्थिक शोषण हुआ।
लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो पहला किसान आंदोलन था वो आंदोलन है बिजोलिया। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन अंग्रेजों एवं राजाओं के विरुद्ध नहीं था। दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो अंग्रेजों एवं राजाओं एवं अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, यह आंदोलन जमींदार अथवा जागीरदार के विरुद्ध था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन रियासत के राजा अथवा अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर यहाँ के स्थानीय जमींदार अथवा जागीरदार के विरुद्ध था। तो दोस्तों आपने कुछ सामान्य जानकारियां देखी है, कुछ सामान्य चर्चा की हमने। इसके बाद हम पहले चैप्टर की बात करेंगे और हमारा पहला चैप्टर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नए एक चैप्टर की बात करेंगे, जो पहला चैप्टर होगा आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर है आज का बिजोलिया किसान आंदोलन। पहले आंदोलन से संबंधित, बिजोलिया से संबंधित कुछ सामान्य चर्चाओं पर, सामान्य मुद्दों पर विचार करेंगे, सामान्य जानकारी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आंदोलन की शुरुआत कैसे क्या हुई, आंदोलन की गतिविधियां क्या थी, उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सामान्य रूप से देखिए, जो बिजोलिया ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई है। बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई है। बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। बिजोलिया इस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। इसके पश्चात बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार। तो दोस्तों बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। इसी प्रकार बिजोलिया में लगभग 60% कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। बिजोलिया में लगभग 60% धाकड़ जाति के किसान थे। और जो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र ऊपरमाल का पठार कहलाता है।
बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। बिजोलिया में लगभग 60% यानी यहाँ की जो कुल आबादी थी, बिजोलिया की जो कुल आबादी है उस आबादी में 60% धाकड़ जाति के किसान थे। इसी प्रकार इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई और इस आंदोलन की समाप्ति 1941 में हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में और इसकी समाप्ति 1941 में। तो दोस्तों यह भारत का सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। भारत का सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा हो गया? बिजोलिया। और यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष चला? 44। लेकिन एक विद्वान है गेथेट, एक विद्वान है दोस्तों जिनका नाम है गेथेट। गेथेट नामक विद्वान के अनुसार यह एशिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। तो अपन इसे भी नोट करेंगे। गेथेट के अनुसार यह एशिया का सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। एशिया का सर्वाधिक समय तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था। इसके बाद दोस्तों यहां के किसानों से 1/2 भाग भू राजस्व अर्थात भूमिगत तथा 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखिए आप, बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई है। बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। बिजोलिया में जो कुल आबादी थी, यहाँ की जो कुल आबादी थी उसमें से 60% केवल धाकड़ जाति के किसान थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई, आंदोलन की समाप्ति 1941 में। तो यह भारत का सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला और गेथेट नामक विद्वान के अनुसार यह एशिया का सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। दोस्तों आपको याद रखना है, गेथेट के अनुसार यह एशिया का सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। यहाँ के किसानों से 1/2 भाग भू राजस्व, भू राजस्व का अर्थ होता है भूमि कर, और 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक तो सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत से हुई। दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत से हुई। यह भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। यह भारत का, आपको याद रखनी है, अपन नोट करेंगे, भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत में बिजोलिया के किसानों को संगठित साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया, लेकिन किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। प्रारंभ में किसानों को संगठित करने वाले साधु सीताराम दास थे, लेकिन किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। दोस्तों बिजोलिया के किसानों के द्वारा विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि दी गई थी।
बिजोलिया के किसानों द्वारा विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि दी गई थी। सर्वाधिक समय तक अर्थात 44 वर्षों तक चलने के बाद भी इस आंदोलन में हिंसा की घटना देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, यह आंदोलन गांधी जी की नीतियों पर आधारित था, अर्थात सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग की नीति पर आधारित था। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए आप, भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत से हुई। दोस्तों, भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत से हुई। यह है भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। दोस्तों, फैक्ट याद रखने, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। इसी प्रकार साधु सीताराम दास ने यहां के किसानों को प्रारंभ में संगठित किया था। अर्थात इस आंदोलन की शुरुआत साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुई, लेकिन इस आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता विजय सिंह पथिक को माना जाता है। इसी प्रकार यह आंदोलन सत्याग्रह, असहयोग, अहिंसा तथा सविनय अवज्ञा की नीति पर आधारित था। दोस्तों, किसान आंदोलन की शुरुआत साधु सीताराम दास के द्वारा की गई, लेकिन यहां किसान आंदोलन को वृहद स्तर पर अर्थात भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत होगी 1897 में। तो अब 1897 में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डिटेल से चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में होगी। इससे पहले हम बात करें, यहाँ का इस समय जागीरदार अथवा जमींदार कृष्ण सिंह था। इस समय यहाँ का जागीरदार अथवा जमींदार कृष्ण सिंह था। और मेवाड़ रियासत के शासक थे महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा फतेह सिंह। तो इसको समझिए एक बार। 1894 में कृष्ण सिंह बिजोलिया का जमींदार अथवा जागीरदार बना। दोस्तों, 1894 में कृष्ण सिंह बिजोलिया का जमींदार अथवा जागीरदार बना, और इस समय मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा फतेह सिंह थे। इसके पश्चात देखिए, इसके समय किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ।
कृष्ण सिंह के समय किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, अर्थात किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गई। तो कृष्ण सिंह 1894 में बिजोलिया के जमींदार या जागीरदार बने और इसके समय किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए। दोस्तों बात है 1897 की, पहले सुन लीजिए फिर अपन नोट करेंगे। 1897 को गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा में है। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए। बात कब की? 1897 की। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ नामक किसान था, उसके पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए और उन किसानों ने इस कृष्ण सिंह की नीतियों का विरोध किया और उसकी आलोचना की। इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। इसीलिए साधु सीताराम दास के आग्रह पर या उसके कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नामक दो व्यक्तियों को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को फतेह सिंह के पास भेजा गया। अब फतेह सिंह से इन दोनों को लगभग 6 माह तक नहीं मिलने दिया गया था। दोस्तों ये 6 महीने तक वहीं रहे, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी मुलाकात हुई। इसीलिए महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया के किसानों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अधिकारी को भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन ने बिजोलिया पहुंचकर वहां के किसानों की स्थिति का जायजा लिया और हामिद हुसैन ने वापस मेवाड़ जाकर किसानों के पक्ष में समर्थन दिया। तो उन्होंने किसानों का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद भी फतेह सिंह के द्वारा कृष्ण सिंह पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। तो दोस्तों एक बार इसको अपन नोट करते हैं। बात कब की है? 1897 की। 1897 गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए। गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए। किसानों ने कृष्ण सिंह की नीतियों का विरोध करने का निर्णय लिया। बिजोलिया के जमींदार अथवा जागीरदार कृष्ण सिंह की नीतियों का विरोध करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात साधु सीताराम दास के द्वारा नानजी पटेल व ठाकरी पटेल। दोस्तों अभी मैंने बताया कि प्रारंभ में यहाँ के किसानों को संगठित करने वाले कौन थे? साधु सीताराम दास। तो इनके द्वारा नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए मेवाड़ के इस समय महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया।
नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। लगभग 6 महीने के बाद ये दोनों महाराणा से मिले। लगभग 6 महीने बाद इन दोनों को महाराणा से मिलने दिया गया। अब महाराणा ने बिजोलिया के किसानों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हामिद हुसैन नामक अधिकारी को बिजोलिया भेजा। तो महाराणा के द्वारा अर्थात फतेह सिंह ने हामिद हुसैन, व्यक्ति का नाम है दोस्तों हामिद हुसैन नामक अधिकारी को बिजोलिया भेजा। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, 1894 में कृष्ण सिंह बिजोलिया का जमींदार अथवा जागीरदार बना। इसके समय किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए। 1897 की बात है, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए। किसानों ने कृष्ण सिंह की नीतियों का विरोध करने का निर्णय लिया। साधु सीताराम दास के द्वारा इसके नेतृत्व में अन्य किसानों ने मिलकर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेज दिया। लगभग 6 महीने बाद इन दोनों को फतेह सिंह से मिलने दिया गया और फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक अधिकारी को बिजोलिया भेजा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हामिद हुसैन नामक अधिकारी को बिजोलिया भेजा गया। हामिद हुसैन वापस बिजोलिया से वापस मेवाड़ गए और उन्होंने किसानों के पक्ष में अपना समर्थन दिया, अर्थात किसानों का समर्थन किया। इसके बावजूद भी फतेह सिंह के द्वारा कृष्ण सिंह पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब जैसे ही कृष्ण सिंह को इस बात का पता चला तो कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और 1903 में उन्होंने एक चौरी कर लगाया, एक कर लगाया जिसका नाम था चौरी कर, जिसकी दर 5 रुपए होती थी। अर्थात ठिकाने का जो भी किसान, अर्थात कोई भी किसान यदि अपनी लड़की अथवा अपनी बहन का विवाह करेगा तो 5 रुपए ठिकानेदार या जमींदार या जागीरदार को जमा करवाने पड़ेंगे। इसीलिए किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया। 1905 तक बिजोलिया में किसी प्रकार का कोई विवाह नहीं हुआ। अंत में किसान बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने लगे। इसीलिए कृष्ण सिंह ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और चौरी कर की दर को घटाकर आधा कर दिया था। चौरी कर की जो दर थी उस दर को घटाकर आधा कर दिया था। तो दोस्तों इसे देख लीजिए एक बार। तो कंटिन्यू चल रहा है अपना। हामिद हुसैन ने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो दोस्तों ये रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे? महाराणा फतेह सिंह के समक्ष। लेकिन फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। अर्थात जानने के बावजूद, पता चलने के बावजूद फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। अब अभी हमने क्लियर किया
कि जैसे ही कृष्ण सिंह को पता चला कि मेरी शिकायत करने के लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया, इसीलिए कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। इसी प्रकार कृष्ण सिंह ने 1903 में एक कर लगाया जिसका नाम था चौरी कर। 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा बिजोलिया के किसानों पर एक कर लगा दिया गया जिसका नाम था चौरी कर। इस कर की मात्रा अथवा दर 5 रुपए थी। दोस्तों, इस कर की मात्रा अथवा दर 5 रुपए थी, अर्थात यदि किसान अपनी लड़की या बहन का विवाह करेगा तो उसे ठिकाने को 5 रुपए देने होंगे। अगर कोई भी किसान अपनी लड़की अथवा अपनी बहन का विवाह करेगा तो उसे 5 रुपए ठिकाने का मतलब यहां है कृष्ण सिंह को जमा करवाने पड़ेंगे। इसीलिए किसानों ने 1905 तक कोई भी विवाह नहीं किया। किसानों ने 1905 तक किसी प्रकार का कोई विवाह नहीं किया, अर्थात सत्याग्रह की नीति के तहत इसका विरोध किया गया। इसके पश्चात किसान बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने की योजना बनाने लगे। बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने की योजना बनाने लगे। इसीलिए कृष्ण सिंह ने चौरी कर की दर को घटाकर आधा कर दिया, अर्थात जो 5 रुपए थे उसे घटाकर आधा कर दिया। तो दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब 1906 में पृथ्वी सिंह यहाँ का नया जमींदार अथवा जागीरदार बना। 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का जमींदार या जागीरदार बना। पृथ्वी सिंह ने एक नया कर लगाया था 1906 में जागीरदार बनने के बाद, तलवार बंधाई अथवा उत्तराधिकार। तलवार बंधाई अथवा उत्तराधिकारी शुल्क लगाया और साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह कर्ण चारण के द्वारा इस कर का विरोध किया गया। तो दोस्तों, कृष्ण सिंह ने एक चौरी कर लगाया, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था। अब 1906 में नया जमींदार या जागीरदार पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई अथवा उत्तराधिकारी कर लगा दिया। इसके पश्चात ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास, फतेह कर्ण चारण के नेतृत्व में इस कर का विरोध किया गया। 1913 की बात है दोस्तों। बात कब की है? 1913 की।
1913 में बिजोलिया के किसान पृथ्वी सिंह की नीतियों के विरोध में उससे मिलने के लिए गए। लगभग 100 किसान, पृथ्वी सिंह की नीतियों का विरोध किया गया और उसका विरोध करने के लिए लगभग 100 किसान मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पृथ्वी सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसीलिए बिजोलिया के किसानों ने भूमि को परती छोड़ दिया, अर्थात भूमि पर हल नहीं चलाए। अब जैसे ही भूमि को परती छोड़ा जाएगा, सामान्य सी बात है, ठिकाने को आय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ठिकाने को लगान दर नहीं प्राप्त हो सकेगी। इसीलिए ठिकाने को आर्थिक नुकसान हुआ और इस वजह से पृथ्वी सिंह की नीति में अत्यधिक परिवर्तन आया, अर्थात उसने दमन की नीति अपनाई। साधु सीताराम दास को पुस्तकालय से निष्कासित कर दिया, पुस्तकालय के पद से उसे हटा दिया। ब्रह्मदेव और फतेह कर्णचारण को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया गया। तो दोस्तों अब इसको अपन नोट कर लेते हैं। देखिए 1906 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का जमींदार अथवा जागीरदार बना। 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का जमींदार अथवा जागीरदार बना और इसने तलवार बंधाई अथवा उत्तराधिकारी कर लगाया। पृथ्वी सिंह ने यहां के किसानों पर तलवार बंधाई अथवा उत्तराधिकारी कर लगा दिया और इसका विरोध करने वाले साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव व फतेह कर्णचारण के नेतृत्व में इस कर का विरोध किया गया। इसके बाद दोस्तों बात है 1913 की। 1913 लगभग 100 किसान पृथ्वी सिंह से मिलने के लिए गए। लगभग 100 किसान पृथ्वी सिंह से मिलने के लिए गए, लेकिन पृथ्वी सिंह ने किसानों से मिलने से इनकार कर दिया। पृथ्वी सिंह ने किसानों से मिलने से इनकार किया, इसीलिए किसानों ने भूमि को परती छोड़ दिया, अर्थात किसानों ने भूमि पर हल नहीं चलाए। अब दोस्तों सामान्य सी बात है, अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो लगान कहां से वसूल किया जाएगा। इसीलिए ठिकाने को आर्थिक नुकसान हुआ, ठिकाने को आर्थिक नुकसान हुआ और पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास को पुस्तकालय के पद से हटा दिया तथा
ब्रह्मदेव व फतेह कर्णचारण को निर्वासित कर दिया। दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको समझा दिया था, उसके बाद हम नोट कर रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करें। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पायु में जागीरदार बना। 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र केसरी सिंह जागीरदार बना, जो अल्प वयस्क था, अल्पायु में जागीरदार बना। इस समय बिजोलिया का नियंत्रण महाराणा फतेह सिंह के हाथों में आ गया था और महाराणा फतेह सिंह ने अमर सिंह राणावत को यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी बनाया और डूंगर सिंह भाटी को उसका सहायक अधिकारी बनाया गया। तो दोस्तों इसमें 3-4 लाइनें हैं, ये देखिए। 1914 पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसरी सिंह जमींदार अथवा जागीरदार बना। तो 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हुआ, उसके बाद उसका पुत्र केसरी सिंह जमींदार बना। केसरी सिंह अल्पायु में जागीरदार बना था। दोस्तों केसरी सिंह अल्पायु में जागीरदार बना, इसीलिए प्रशासन की समस्त शक्तियां महाराणा फतेह सिंह के हाथों में आ गई। अब बिजोलिया की संपूर्ण जो प्रशासनिक वगैरह शक्तियां थी, ये महाराणा फतेह सिंह के हाथों में आई और अमर सिंह राणावत को यहां का प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया और डूंगर सिंह भाटी इन्हें सहायक अधिकारी बनाया गया। तो दोस्तों मुख्य रूप से अपन बात करें, इस समय प्रशासन की जो संपूर्ण शक्तियां हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से महाराणा फतेह सिंह के हाथों में आ गई। अमर सिंह राणावत को यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया और डूंगर सिंह भाटी को यहाँ का सहायक अधिकारी बनाया गया। अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। आपको पता होगा 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिजोलिया के किसानों से चंदा वसूल किया जा रहा था। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए चंदा वसूल किया जा रहा था। यहाँ के किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया, किसानों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हम अगले वीडियो में कल विजय सिंह पथिक और बिजोलिया आंदोलन अथवा विजय सिंह पथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश और पथिक के द्वारा आंदोलन से संबंधित की गई गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।